प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम उपभोग फलन पाठ 2 के अंतर्गत औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह उपभोग फलन ई व्याख्यान का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने उपभोग फलन क्या है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है और उपभोग अनुसूची किसे कहते हैं, उपभोग फलन, उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग अनुसूची और आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को टेबल और चित्र की सहायता से भली भांति समझा था। इस ई व्याख्यान में हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं शॉर्ट में पुनः बताना चाहूँगा कि केन्स के रोजगार, आय और उत्पादन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग उपभोग फलन है और उपभोग फलन प्रभावी मांग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि उपभोग के स्तर को बढ़ाया जाए तो प्रभावी मांग बढ़ सकती है और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से रोजगार, आय और उत्पादन सृजित होता है, जो कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाता है या अर्थव्यवस्था को मंदी से उबार सकता है, या अर्थव्यवस्था यदि संचालित है, सुचारू रूप से संचालित है, तो उसको और अधिक प्रगति दे सकता है। इसलिए उपभोग फलन प्रभावी मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपभोग फलन अपने आप में दो बातों पर निर्भर करता है, आय के स्तर और उपभोग की प्रवृत्ति। और जो उपभोग है वह आय का फलन होता है और उपभोग अनुसूची का मतलब होता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को यदि सूची के रूप में या टेबल के रूप में दिखाया जाए तो वो उपभोग अनुसूची कहलाती है और उपभोग फलन इसी का विस्तारित रूप होता है। उपभोग फलन के बारे में हमने पढ़ा कि उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है जो कि मैन टू मैन वेरी कर सकती है, लेकिन उपभोग फलन का मतलब यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध है और कीन्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग के स्तर को, आय के विभिन्न स्तरों पर बताते हैं और इसे ही उपभोग फलन नाम देते हैं। और कीन्स कहते हैं कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा को दर्शाया जाए तो यह अलग अलग हो सकता है और कम आय पर उपभोग की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है और आगे चलकर आय उपभोग से अधिक हो जाती है, यानी कि आय और उपभोग में अंतर उत्पन्न होता है। यही अंतर बचत के रूप में हमें प्राप्त होता है या बचत के रूप में हमारे सामने होता है। इन सब को हमने भली भांति इस प्रकार समझा था, जो कि टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमने इस चित्र के बारे में भी जिक्र किया था, जहाँ पे बताया गया है कि आय का वक्र 0 से आरंभ होकर 45 डिग्री का हो सकता है और यह धनात्मक ढाली हुए आगे बढ़ता जाता है और उपभोग शून्य आय पर भी होती है, अर्थात आय भले ही शून्य हो लेकिन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या जीवन को जीने के लिए या जिंदा रखने के लिए कुछ मात्रा में उपभोग करना ही पड़ता है, चाहे वो आय शून्य हो तो भी, यानी अपनी पुरानी बचत से या फिर उधार लेकर भी जीवन को जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए कुछ मात्रा में उपभोग करना ही पड़ता है। इसलिए उपभोग का वक्र 0 से आरंभ न होकर कुछ ऊपर से आरंभ होता है और ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है त्यों-त्यों उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में आय बढ़ती है और आय और उपभोग में यही अंतर बचत को पैदा करता है। और इस टेबल की सहायता से हमने बचत को भी समझा था। आज हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। और उपभोग फलन की दो प्रवृत्तियां पाई जाती है।
औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। चूंकि किन्ज ये कहते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसलिए उपभोग फलन की दोनों ही प्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं और मनोवैज्ञानिक नियम भी इसे कहा है। मनोवैज्ञानिक क्यों कहा है? क्योंकि उपभोग आय के स्तर से प्रभावित होता है, लेकिन साथ ही हम लोगों की जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, फिर खर्च करने की क्षमता के साथ में खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है, खर्च करने की क्षमता तो हमें आय के स्तर से या आय से प्राप्त होती है, लेकिन खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है, वो अंदर से उत्पन्न होती है, वो मैन टू मैन वेरी कर सकती है, देश से देश में भी अंतर हो सकता है। अलग अलग देशों की औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अलग हो सकती है, और वर्ग से वर्ग भी वेरी करती है, यानी कि निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। उसके कारण पीछे हम जब गुणक पढ़ेंगे उसमें देख सकते हैं, लेकिन किन्स कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है, मनोवैज्ञानिक धारणा होती है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है इसके पीछे कि कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई वर्ग उपभोग की प्रवृत्ति अधिक रख सकता है तो कोई कम रख सकता है। भले ही आय का स्तर समान हो तो भी उपभोग की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। और उपभोग की प्रवृत्ति को इन्होंने दो रूपों में विभाजित करके बताया। पहली औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में किन्स कहते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जिस पर आय का एक निश्चित आनुपातिक भाग व्यय किया जाता है। और इसी सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग व्यय बटा कुल आय। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति को यदि ज्ञात करना हो तो कुल उपभोग व्यय में कुल आय का भाग दे दिया जाए, यानी कि आय का ही फलन उपभोग होता है, और औसत उपभोग ज्ञात करना है तो उपभोग में आय का भाग दे दीजिए। और इसे हम सूत्र के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, APC इज इक्वल टू C अपॉन आई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। यहाँ पे किन्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो कंजप्शन यानी कि टोटल कंजप्शन, और आय का मतलब यहाँ पे वाई यानी कि यील्ड्स है, सभी प्रकार की प्राप्तियाँ, C फॉर कंजप्शन, वाई फॉर यील्ड्स। कंजप्शन को भी कुल उपभोग व्यय से प्रस्तुत करते हैं, और आय का मतलब भी टोटल जो नेशनल इनकम होती है उसके बारे में वो बात करते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो है इसको हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि उपभोग व्यय 300 करोड़ है, और यदि एक व्यक्ति की बात करें तो वो 300 रुपये खर्च करता है, जबकि उसकी आय कितनी है? यदि वो राष्ट्र है तो उसकी आय 600 करोड़ है, और यदि वो व्यक्ति है तो उसकी 600 रुपये आय है। तो हम ये माने कि 600 एक राष्ट्र 600 करोड़ आय के स्तर पर 300 करोड़ उपभोग व्यय पर खर्च कर रहा है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यदि हमें ज्ञात करनी है तो 300/600 अर्थात 0.5 यानी कि 50% औसत उपभोग प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि आय 100 है तो 50 रुपये खर्च की जाएगी, 200 है तो इस स्तर पर पर्टिकुलर इस आय के इस स्तर की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर 50% यानी कि आधा खर्च कर लिया जाता है। इकाई आय पर आधा यानी 50 पैसे, 1 रुपये आय है तो 50 पैसे खर्च कर लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ। और ये चाहे वो व्यक्तिगत की बात करें और चाहे एक राष्ट्र के उपभोग के स्तर की बात करें, औसत उपभोग प्रवृत्ति इस तरह से ज्ञात की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम।
और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को लेते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में किंज कहते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। आय में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है और उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कह सकते हैं। यदि आय में 20 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होती है और उपभोग में केवल 5 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होती है, तब ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति होगी 5/20 यानी कि 0.25 यानी कि 1/4, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आय यदि 1 रुपया बढ़ता है तो 25 पैसे खर्च किए जाएंगे। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी। और आप जैसा स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय में हुई वृद्धि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। और इसे ज्ञात करने का जो सूत्र है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग प्रवृत्ति में कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन बटा कुल आय में परिवर्तन। हमने यहाँ पे परिवर्तन लिखा है और आप वृद्धि भी लिख सकते हैं। और परिवर्तन का मतलब कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आगे से अब यदि हम पीछे की ओर लौटना चाहते हैं तो वो परिवर्तन के रूप में ही लिखना ज़्यादा बेहतर है। डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज से है, यानी परिवर्तन से। तो इसको सूत्र के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यहाँ पर MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और डेल्टा C का मतलब है कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब यहाँ पे परिवर्तन है, C मतलब उपभोग है, और डेल्टा Y का मतलब है कुल आय में हुआ परिवर्तन, यानी कि डेल्टा चेंज और Y मतलब कुल आय। तो कुल उपभोग व्यय में कुल राष्ट्रीय आय का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कह सकते हैं। और एक व्यक्ति के बारे में कहें तो एक व्यक्ति द्वारा आय की 1 इकाई पर में वृद्धि होने से या उसके फलस्वरूप उसके उपभोग मात्रा में होने वाली वृद्धि सीमांत उपभोग वृद्धि कहलाएगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी। इसे हम ये जो सूत्र थे, जिन सूत्रों की सहायता से मैंने ज्ञात किया है, इससे हम इस टेबल की सहायता से भी भली भांति समझ सकते हैं। और ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, ये टेबल और इससे पूर्व की 2 टेबल और थी। इन तीनों टेबल को और उस चित्र को मैंने ML झिंगन की जो पुस्तक है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसके 10th रिवाइज्ड एडिशन में से लिया है। और ये जो टेबल है सामने जो दिखाई दे रही है, यह टेबल झिंगन की इसी पुस्तक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के पेज नंबर 106 में से लिया है। इसके बारे में हम अध्ययन करें, चर्चा करें तो देख रहे हैं कि इस टेबल में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो रुपयों में दिए हुए हैं और करोड़ों में दिए हुए हैं। और पहला जो टेबल का स्तंभ है, कॉलम है, यह आय को प्रदर्शित कर रहा है, आय को प्रस्तुत कर रहा है, कुल नेशनल इनकम के बारे में बता रहा है। और दूसरा जो कॉलम है वो कंजप्शन के बारे में बता रहा है। और तीसरा APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बता रहा है। और चौथा जो कॉलम है वो APS यानी कि APS का मतलब यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी कि आय में से जो बचत कर लिया जाता है, आय में से जो खर्च कर दिया जाता है, वो जो पीछे बचता है उसको बचत कहते हैं, और उसकी बचत की प्रवृत्ति की भी निकाली जा सकती है। और पांचवा जो कॉलम है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित है। और अंतिम कॉलम जो है वो है बचत की सीमांत प्रवृत्ति से संबंधित है। अब हम इसे डिटेल में यदि देखें तो जो पहले हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में जो बात कही थी वो है टेबल नंबर 3 में जो है
वो है आय का जो स्तर था वो 0 से शुरू हो रहा था, 0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। इसमें दो जो लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे हटा दिया है इस टेबल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेविंग जो है वो माइनस में थी, और यहाँ पे हम ले भी सकते हैं साथ में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमें बचत प्रवृत्ति को भी साथ में समझना है तो 120 से ही यहाँ पे लिया गया है। और इस चित्र में, इस टेबल में जब हम देख रहे हैं तो 120 करोड़ रुपए की आय के स्तर पर उपभोग भी 120 करोड़ रुपए हो रहा है। और यदि हमें इस सूत्र की सहायता से एपीसी ज्ञात करनी है, अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि कुल उपभोग बटे कुल आय। तो कुल उपभोग है 120 बटे कुल आय है 120, यानी 120 करोड़ बटे 120 करोड़, यानी एक उत्तर आया है, एक, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पर एक है, यानी 100% जो कुछ भी कमाया जाता है या जो कुछ भी आय है उतनी की उतनी खर्च कर दी जाती है। जितनी आय है उतनी ही खर्च कर दी उपभोग व्यय पर, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, इसलिए बचत जीरो है। तो जीरो की एपीएस भी जीरो होगी। और एपीएस को ज्ञात करने का तरीका होता है वन, जैसे मैंने कहा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और उपभोग में से आय में से यदि उपभोग स्तर को घटा दिया जाए तो पीछे बचत होती है, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो इसी तरह से यदि हमें एपीएस ज्ञात करनी है तो y को हम मान लेते हैं कि आय एक इकाई में है, तो एक माइनस ए पी सी, यानी कि यदि हम इकाई आय को मानते हैं तो एपीसी जो हमें प्राप्त होती है तो उसमें से एक में से घटा देते हैं एपीसी को, तो वो हमारी औसत बचत प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। और इस लेवल पर हम देखें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में, तो यहाँ पर ये पहला स्तर है, इसलिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, इस कारण से यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरा लेवल आय का, जो कि 180 करोड़ रुपए का है। 180 करोड़ रुपए की आय के स्तर पर 170 करोड़ रुपए उपभोग व्यय पर खर्च कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में औसत उपभोग प्रवृत्ति यदि ज्ञात की जाती है इस सूत्र के द्वारा, C/Y के द्वारा, तो हम पाते हैं कि 170 में 180 का भाग देते हैं, यानी कंजप्शन में इनकम का जब भाग देते हैं तो औसत उपभोग प्रवृत्ति हमें प्राप्त हो जाती है। तो 170 में 180 का भाग दिया, हमारे पास जो उत्तर आया वो है 0.92, जिससे हम ये कहेंगे 92%, यानी कि इस 180 करोड़ की आय के स्तर पर 92% खर्च करने की क्षमता है, यानी कि 92% खर्च कर दिया जाता है। तो जब 92% खर्च कर दिया जाता है तो पीछे कितना बचता है? 8% बचता है। तो 8% यहाँ पर बचत होगी। और यदि बचत की प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं तो 100 में से, मतलब 1 में से 0.92 घटाएंगे तो पीछे जो रहेगा वो हमारा औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा, और ये हो जाएगा 1.08, यानी 8% कहें, या इकाई पे लेना है तो इकाई पर लेना है तो 0.08 बचत प्रवृत्ति हुई इस दूसरे स्तर पर। और इस दूसरे स्तर पर यानी 180 करोड़ रुपए की आय के स्तर पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, आय में परिवर्तन जो हुआ है उसका भाग उपभोग में परिवर्तन में दे दिया जाए तो हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उपभोग में परिवर्तन हुआ है, डेल्टा सी यहाँ पर 50 है, 170 में से 120 गए, तो डेल्टा सी है उपभोग में आया अंतर 50 करोड़ का, और उसमें भाग दिया है आय में हुए परिवर्तन का, तो 120 से 180 हुआ, यानी कि 60 करोड़, तो 50 बटे 60, तो उत्तर जो आएगा आपका वो आएगा 0.83, यानी कि एमपीसी इस स्तर पर 0.83 है। और यदि हमें सीमांत
बचत प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो एक में से इसको घटाएंगे, जो पीछे आएगा वो हमारा बचत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और 240 करोड़ के स्तर पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि 180 करोड़ से 240 करोड़ रुपए जब इनकम हो जाती है तो यहाँ पर 170 करोड़ से 220 करोड़ रुपए कंजप्शन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बदलाव होता है 60 करोड़ का तो बदलाव होता है इनकम में और 50 करोड़ का बदलाव होता है उपभोग में। तो अब यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है तो कंजप्शन में इनकम का भाग देकर ज्ञात की जा सकती है। तो 220 में 240 का भाग दिया तो 91 आया, 0.91 आया, जिससे हम यदि परसेंटेज में 100 पर निकालेंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा तो 91% होगा, और एक पे निकालते हैं तो 0.91 होता है, यानी 1 रुपये में से 91 पैसे खर्च कर दिए जाते हैं और पीछे कितने रह जाते हैं 9 पैसे, अर्थात 0.09 बचत औसत बचत प्रवृत्ति होगी और 0.91 औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी। ठीक इसी तरह से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 50/60 यानी कि 50 का अंतर आया है उपभोग में और 60 का अंतर आया है आय में, इसलिए 50/8 है और यही सेम आगे जो कि पहले थी, यानी कि यहाँ पे कोई वही सीमांत प्रवृत्ति वही रह रही है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम आगे के स्तरों को भी समझ सकते हैं, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करने का तरीका जो है हमने यहाँ पे सीखा और इसको हमने यहाँ पे लागू किया इस टेबल में, और आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की मात्रा जो दर्शाई गई है इसके आधार पर हमने एपीसी और एमपीसी भी ज्ञात किया, साथ साथ में हम बचत प्रवृत्तियों के बारे में भी हमने सीखा। धन्यवाद।